करता हूँ। फटाफट से लाइव आ जाइए दोस्तों। आज हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इंडक्शन मोटर सिंगल फेज हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा जो मोटर काम में आती है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज उसी के आगे हमें बात करनी है। फटाफट से सब लोग लाइव आ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए, लाइव क्लासेस के लिए हमें दूसरा, ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाएंगे फटाफट से। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग पवन। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर। कल हमने कैपेसिटर मोटर स्टार्ट कर दिया था। कैपेसिटर मोटर के बारे में काफी कुछ हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। यानी कि कैपेसिटर मोटर में हमने जो नॉर्मली कैपेसिटर से स्टार्ट होती थी वो पढ़ ली थी। आज हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में पढ़ेंगे। पहले सभी लोग लाइव आ जाएंगे और जो लाइव आ चुका है फटाफट से कमेंट करके बता देगा। चंद्रकला जी गुड मॉर्निंग। पाखी गंगवार गुड मॉर्निंग। पाखी जी स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नीलम सोनी जी गुड मॉर्निंग। पाखी जी आप कहाँ से, कमेंट करके बताएं। सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम अपनी लाइव क्लासेस में। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा एक और चैनल है इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन के नाम से चैनल है, वहां पे मैं छोटी छोटी 5 से 7 सेकंड की या 10 मिनट की वीडियो डालता रहता हूं। वो वीडियोस आप लोग जरूर देखें क्योंकि वो वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के अंदर। वो वीडियो आप जरूर देखें। और ये जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम वीडियो मैं वहां पे भी अपलोड करता हूं, तो आप चाहे तो वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन नाम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। उत्तराखंड से चलिए पाखी जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इतनी दूर उत्तराखंड से। देखिए हमारे बीच पाखी जी हैं। चलिए पाखी जी, क्या आप पहली बार जुड़े हैं या इससे पहले आप हमारी कोई वीडियो देख चुके हैं? चलिए, तो अब हमें स्टार्ट क्या करना है। कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा जो मोटर काम में आती है वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, लेकिन अब हम देखेंगे परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अच्छा, मुझे कोई कमेंट करके ये बता सकता है कि अगर मुझे कैपेसिटर मोटर की दिशा बदलनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे? कैपेसिटर मोटर की डायरेक्शन चेंज किस प्रकार से कर सकते हो आप लोग बताओ, जब तक अपन अपने मार्कर को पोलियो की दवा पिला लेते हैं। फटाफट से बताइए कि अगर हमें कैपेसिटर मोटर की डायरेक्शन बदलनी है तो क्या करेंगे? कैपेसिटर मोटर की डायरेक्शन बदलनी है तो क्या करेंगे? या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की या रनिंग वाइंडिंग की किसी भी एक वाइंडिंग की डायरेक्शन आप चेंज कर दो और आप अपने मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, पाकी जी आज हमारी जो क्लास है इंडक्शन मोटर की सेकंड क्लास है, तो आपने फर्स्ट क्लास देख लोगे तो काफी कुछ आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे भी अच्छे से क्लियर करते रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबको एकदम क्लियर दिख रहा है, वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग एक बार यस कमेंट कर दोगे अगर सबको मेरी वॉइस और मैं एकदम से अच्छे से दिख रहा हूँ, ठीक है। वॉइस क्लियर है और मैं अच्छे से दिख रहा हूँ तो एक बार कमेंट करके बता दो, जिससे कि मैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकें। अगला है हमारा कैपेसिटर के जो प्रयोग द्वारा मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से आप क्या समझोगे? अभी तक जो हमारा कैपेसिटर था पिछली वाली मोटर में वो एक स्विच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा कनेक्ट था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा इस मोटर के अंदर मैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा दूंगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दिया, लेकिन अब देखो पहले वाली मोटर में जो कल मैंने आपको मोटर पढ़ाई थी उसमें क्या था टॉपिक हमारा? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और उसमें कैपेसिटर कितना था? लगभग 60 से 120 माइक्रोफेरेड का था। 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था, जो कि एक बार मोटर को स्टार्ट कर देने के बाद सिस्टम से हटा दिया जाता था, मोटर से हटा दिया जाता था। लेकिन अब यहां कितना बड़ा ज्यादा मोटर है? हाँ बिल्कुल नीलम जी, न्यू चैप्टर है, कल पहला पार्ट इसका पढ़ा दिया, आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो अब वहां पे था 60 से 120 माइक्रोफेरेड, जो कि स्टार्टिंग के समय रहता था, रनिंग के समय पे नहीं रहता था। लेकिन अब यहां पे क्या है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो क्या बोलेंगे? कैपेसिटर लगातार मोटर के साथ जुड़ा रहता है, लगातार मोटर के साथ जुड़ा रहता है। सबसे पहली चीज तो कैपेसिटर लगातार मोटर के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। कैपेसिटर कहां लगाया जाएगा? तो कैपेसिटर को लिखते हैं हम सी से, कैपेसिटर
स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, जिसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में किसके, बिना स्विच के। अब बिना स्विच के तो परमानेंट हमेशा लगा रहेगा। अब बात करें कैपेसिटर की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी रखी जाती है, तो यहां देखिए 2 से 3 माइक्रोफैरेड के बीच ही कैपेसिटर की वैल्यू रखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है, 2 से 3 माइक्रोफैरेड की रहती है, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए ये लगातार कैपेसिटर मेरे सिस्टम में रहेगा, तो लगातार सिस्टम में रहने वाले तो मैं इतने ज्यादा कैपेसिटी का अगर कैपेसिटर इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पंखे की मोटर गिर जाएगी, क्योंकि मुझे उतना चाहिए ही नहीं। अब अगर देखो कैपेसिटर की वैल्यू आपने घटा दी स्टार्टिंग के समय भी, तो क्या मुझे टॉर्क ज्यादा मिलेगा, तो यहां टॉर्क कम प्राप्त होता है, टॉर्क कम प्राप्त होता है। तो अब मुझे कम टॉर्क प्राप्त हो रहा है, तो मैं इस मोटर का प्रयोग वहां करूंगा जहां मुझे ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। हाँ नीलम जी, न्यू चैप्टर ही है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यहां देखिए हेडिंग डाली हुई है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब देखेंगे हम इसका डायग्राम, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है, काफी आसान इसका डायग्राम है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, जो हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था, ठीक है, कल जो हमने डायग्राम पढ़ा था, जो चीज वहां थी सेम चीज यहां अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हमारी ये हो गई रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग के बाद यहां से लेके यहां तक आप कहीं भी बना लो, तो मैं यहीं पे बना लेता हूं अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, यहां भी बना सकते हो आप, कहीं भी बना सकते हो, और यहां मैंने जोड़ दिया अपना परमानेंट कैपेसिटर। अभी जो कैपेसिटर है वो कैसे जुड़ गया, परमानेंट जुड़ गया, और ये हो गया आपका रोटर, ये हो गया कैपेसिटर, और ये आपकी वाइंडिंग कौन सी होगी, स्टार्टिंग, ये हो गई मेरी रनिंग वाइंडिंग, और यहां पे मैंने दे दी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है। तो बस ये इसका इजी सा डायग्राम है, और आपके एग्जाम में आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 नंबर में आपका एग्जाम आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। प्रहलाद गुंड जी, प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत सत्कार करते हैं आपका। प्रशांत जी क्या आप पहली बार जुड़े हैं, कमेंट करके बताएं कि आप कहां से हैं। चलिए चिराग भाटी, चिराग काफी दिनों के बाद क्लास में प्रवेश लेते हुए, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का डायग्राम समझ आया कैसे होगा। देखिए ये रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी यहाँ से जब सप्लाई आएगी तो वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगी। अब कैपेसिटर की वैल्यू कितनी रखी मैंने रखी 2 से 3 माइक्रोफैरेड। तो जैसे जैसे कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अब कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो मुझे टॉर्क प्राप्त होता है वो कम प्राप्त होता है। कैसा टॉर्क होता है, कम। अब स्टार्टिंग के टाइम भी कम होगा और रनिंग के टाइम पे भी टॉर्क कम रहेगा, लेकिन जो इसकी टॉर्क धीरे धीरे कब बढ़ेगा, इसकी स्पीड बढ़ने के साथ में। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ही इसका टॉर्क बढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये बहुत ही एक आसान मेरी मोटर है, ठीक है। लेकिन बस अंतर क्या है, जो हमने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़ी, ध्यान रखना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर एक स्विच के द्वारा जुड़ा रहता है जो कि रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब मेरी मोटर चलना स्टार्ट कर देती है उसे अलग कर देते हैं, जबकि परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट तो छोड़ो मोटर ही करो, परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को परमानेंटली जोड़ते हैं बिना किसी स्विच के मदद के, बिना किसी स्विच की मदद के। अच्छा तहसील आप आ चुके हैं, सॉरी मैं भूल गया प्रशांत जी, बट आप रेगुलर नहीं आते हो क्लास में तो थोड़ा ध्यान नहीं रहता, आप एक ही बार आए थे उसके बाद आज आए हो। नायडू जी गुड मॉर्निंग। निखिल चौहान राजस्थान लीप कब आएगा, भाई राजस्थान लीप का फॉर्म तब आएगा जब 10th का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अभी 10th को सिर्फ एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, अब एक बार उनका एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब उनके रिजल्ट को अपलोड किया जाएगा, उसके परसेंटेज के आधार पर ही उन्हें एग्जाम दिया जाएगा। अच्छा आप लीप पूछ रहे हो, तो भाई मेरे लीप का एग्जाम तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो लीप राजस्थान एडमिशन होंगे वहां पे आप एडमिशन कब ले सकते हो, जब डिप्लोमा थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे। जब तक डिप्लोमा थर्ड ईयर के एग्जाम नहीं होंगे वहां पे एडमिशन चालू नहीं होंगे। और अभी डिप्लोमा थर्ड ईयर के एग्जाम को कैंसिलेशन को लेके कोई भी ऑफिशियल नोटिस अपलोड नहीं किया गया है, तो आप लोग भी सब्र रखें, जैसे ही कुछ भी नोटिस आएगा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा निखिल जी अगर आपको कोई भी कमेंट करना है आप मुझसे बाद में कमेंट करके पूछ लेना, अभी अपन क्लास पढ़ते हैं। तो देखो कैपेसिटर का मान ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 माइक्रोफैरेड ही लेना, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अब कैपेसिटर ले लिया अपन ने 2 से 3 माइक्रोफैरेड का, तो वही पहले वाले केस की तरह कैपेसिटर हमें 90 डिग्री का फेज अंतर प्रोवाइड करता है, जिससे कि मेरी मोटर 2 फेज के समान कार्य करने लगती है। अब इस मोटर में स्टार्टिंग तथा रनिंग टॉर्क कम होता है, मैंने लिखा दिया टॉर्क कम प्राप्त होता है, और ये मोटर धीरे धीरे चलकर स्पीड पकड़ते हैं और 80% गति पर, लिख लेते हैं अपन 80% गति पर अधिकतम टॉर्क प्राप्त होता है, अधिकतम टॉर्क प्राप्त होता है। अच्छा अब यहां से देखो पिछला वाला अगर आपको ग्राफ याद हो तो ये था वोल्टेज का, अब
जो कैपेसिटर लगा था वो 60 से बहुत ज्यादा कैपेसिटी का था, स्टार्टिंग कैपेसिटर बहुत ज्यादा कैपेसिटी का, तो मैंने ऐसे बनाया था, और ये रनिंग वाइंडिंग की करंट थी, फिर उसको 90 डिग्री ऐसे मिला देता। लेकिन अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो अब बताओ यहां कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 2 से 3 माइक्रोफेरेड। तो क्या ये इस जो ये वाइंडिंग है, अब इस वाइंडिंग का क्या होता है, रेजिस्टेंस तो हाई होता है जबकि इंडक्टेंस लो होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लो और इंडक्टेंस हाई। तो देखो ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, तो रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस तो बहुत ज्यादा है, रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, तो भाई ये तो सीधे सीधे नीचे की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई मेरी रनिंग वाइंडिंग यानी कि IM, ये आ गई मेरी रनिंग वाइंडिंग यानी कि IM आ गया। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग देखो तो मात्र 2 से 3 माइक्रोफैराड है, तो ये कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और जब इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ। तो कैपेसिटेंस तो बहुत कम है, इंडक्टेंस अभी भी ज्यादा है, इंडक्टेंस ज्यादा है, तो अभी ग्राफ ऊपर तो नहीं जाएगा लेकिन ज्यादा नीचे भी ना होके थोड़ा सा कम नीचे होगा। तो ये हो गया मेरा IS, ये हो गया मेरा IS। और इन दोनों के बीच की जो रिजल्टेंट करंट होगी, इन दोनों के बीच की जो रिजल्टेंट करंट होगी वो कहलाएगी मेरी, क्या कहलाएगी मेरी, I यानी कि टोटल करंट। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज। अब आपको समझ आया, इसके बीच का ग्राफ समझ आया। ठीक है, अब देखो ये IM करंट है तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा phi m, ये IS करंट है तो इसके बीच का एंगल कहलाएगा phi s, और जो टोटल करंट है यहां से लेके यहां तक ये है I करंट, तो इसके बीच का करंट कहलाएगा phi, फ्लक्स कहलाएगा phi। बताओ ये चीज समझ आई। पायल जी गुड मॉर्निंग। पायल जी आप काफी दिनों बाद देखे आज, पायल जी काफी दिनों बाद क्लास में देखे हैं, कहाँ गायब हो गए थे पायल जी आप। क्या तुम लोगों को, सभी लोगों को ये चीज समझ आ गई क्या परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में, कि कैपेसिटर लगातार मोटर के साथ जुड़ा रहता है, कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में बिना स्विच के लगा रहता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 से 3 माइक्रोफैराड, टॉर्क कम प्राप्त होता है और 80% गति प्राप्त, अधिकतम टॉर्क प्राप्त होता है, और इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस की देखो भाई रनिंग वाइंडिंग में कोई कैपेसिटेंस है नहीं, तो वो तो सीधे सीधे नीचे की तरफ ही बनेगा हर बार की तरह, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर है तो सही लेकिन बहुत कम है, तो ये ग्राफ ज्यादा नीचे ना होके ऊपर की तरफ ना होके थोड़ा सा नीचे की तरफ बनेगा। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखिए कि इस मोटर, इस प्रकार की जो मोटर है इसका स्टार्टिंग तथा रनिंग टॉर्क बहुत ज्यादा कम होता है, ना तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा ना ही रनिंग टॉर्क ज्यादा, क्योंकि कैपेसिटेंस मैंने लो वैल्यू का। यहाँ पे कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, अब आप बोलो कि सर अगर कैपेसिटेंस इतना, सॉरी टॉर्क बहुत कम है तो कैपेसिटर का प्रयोग क्यों कर रहा, तो कैपेसिटर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मुझे जो एंगल चाहिए था, दोनों फेज के बीच में अंतर चाहिए था ताकि मेरी मोटर रोटेट कर सके, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने कैपेसिटर का इस्तेमाल किया, अदरवाइज कोई मेरी मंशा नहीं थी कि मैं इसको कैपेसिटर लगाऊं। ठीक है, कैपेसिटर लगाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा क्या था, ताकि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सके और थोड़ा बहुत टॉर्क मुझे मिल सके। तो अब देखो यहाँ पे एक तो मैंने चीज क्या लिखी, टॉर्क कम प्राप्त होता है, लेकिन टॉर्क भी कौन सा, स्टार्टिंग टॉर्क, यहां हम लोग लिख लेते हैं स्टार्टिंग टॉर्क कम प्राप्त होता है, तो इसका प्रयोग वहां करेंगे जहां कम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो। तो इसका जो यूज है ना वो कहां होता है, फैन की मोटर में। तो आज से एक चीज समझ के, जो आपके घरों में पंखे लगे होते हैं उन सभी में कौन सी मोटर लगी रहती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। आपके घरों में जितने भी तरह के पंखे हैं उन सभी में कौन सी मोटर, सर घर में कुछ काम था, ओके पायल जी चलिए घर में अभी आपका काम फिनिश हो गया होगा, काफी सारे क्लासेस हमारी हो चुकी है, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे प्रीवियस क्लास जरूर देख लें। अभी ये चीज समझें कि आपके घरों में जो मोटर है जितने भी पंखे की, वहां पे आप लोग किस प्रकार से, वहां पे हम लोग किस प्रकार से अपने कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं, तो कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं घर के पंखों में, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्या सब लोगों को ध्यान हो गया, एक बार सब लोग कमेंट करके लिख दो कि यस सर समझ आ गया, परमानेंट कैपेसिटर मोटर फैन में कनेक्ट होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा कम होता है, और यहाँ जो कैपेसिटर होता है वो 2 से 2.5 माइक्रोफैराड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी हैं हमारे, इनको सब कुछ जो बहुत जल्दी समझ आता है।
चलो सब लोगों को क्लियर है, वेरी गुड। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है परमानेंट कैपेसिटर की जगह ये वाली मोटर बहुत इंटरेस्टिंग है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। यानी कि कैपेसिटर से तो स्टार्ट हो गई मेरी मोटर और कैपेसिटर के थ्रू ही रन करती है। इस मोटर को अब हमें पढ़ना है, तो देखेंगे सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। तो अब देखिए ये मेरी मोटर है, ये कौन सी है, RW यानी कि रनिंग वाइंडिंग, ये है SW यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये मेरा कैपेसिटर C1 हो गया और ये मेरा कैपेसिटर हो गया C2। अब देखिए जो C1 कैपेसिटर है ये है मात्र 3 माइक्रोफेरेड का, C1 कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का, जबकि मेरा जो C2 कैपेसिटर है वो थोड़ा ज्यादा से माइक्रोफेरेड का होता है। ये है C2 कैपेसिटर, ये 2.5 से 3 माइक्रोफेरेड का है और C1 कैपेसिटर लगभग 10 से 15 माइक्रोफेरेड का होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे कैपेसिटेंस के बारे में कि कौन सा कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेड का होता है। चीज क्लियर है? रुद्र प्रताप जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप रुद्र प्रताप जी? चलिए, तो अब इतनी सी चीज समझ आ गई। और ये क्या है आपका R फॉर रोटर है, ये मेरा रोटर, ये रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, 2 कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर को नाम क्या दिया मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट, यानी कि कैपेसिटर के थ्रू स्टार्ट होती है। तो भाई कैपेसिटर लगा, देखो स्टार्ट हो रही है और कैपेसिटर से ही रन। तो ये जो परमानेंट कैपेसिटर है ऊपर वाला, क्या यहाँ पे कोई स्विच है? नहीं। ये दूसरा स्विच क्या करता है, सिर्फ मोटर के स्टार्टिंग के समय रहता है। देखो पहले कंडीशन में क्या होगा कि मान लो ये कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट है, तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट है। और आपको पता है कि जब कैपेसिटर को पैरेलल में कैसे निकालोगे, पैरेलल में होता है ये C1 + C2 हो जाएगा। यानी कि टोटल मान लो आपको 10 और 2.5 माइक्रोफेरेड है, ये 2.5 है, तो टोटल 12.5 माइक्रोफेरेड मिला। एक बार जब मेरी मोटर स्टार्ट हो गई, उसने कुछ गति यानी कि 75% तक स्पीड अचीव कर ली, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से इसको हटा दूंगा। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से मैं क्या करूंगा, अपने इस कैपेसिटर को हटा दूंगा और फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 माइक्रोफेरेड मिलता रहेगा लगातार। सिर्फ और सिर्फ 10 माइक्रोफेरेड मुझे लगातार मिलता रहेगा, जिससे मेरी मोटर लगातार चलती रहेगी। सॉरी ये सही था, C2 होता है 10 से 20 माइक्रोफेरेड, गलत कर दिया, और ये होता है 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, दिया 2 से 3 माइक्रोफेरेड भी अपन लिख सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई डायग्राम में। ठीक है, बस इतनी सी चीज हमें यहाँ समझनी है, ज्यादा कोई काम का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अपन लोग नोट्स किस तरह से बनाएंगे, यहाँ कहाँ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में, यहाँ 2 कैपेसिटर, यहाँ पे 2 कैपेसिटर पैरेलल में कैसे लगेंगे, पैरेलल में कनेक्शन है, 2 कैपेसिटर पैरेलल में जोड़े जाते हैं, पैरेलल में जोड़े जाते हैं। पैरेलल को हिंदी में क्या कहा जाता है, समांतर क्रम। पैरेलल को हिंदी में समांतर क्रम कहा जाता है। अनिल जी गुड मॉर्निंग, सभी को ध्यान होना चाहिए। पहली बात, C1 कैपेसिटर, C1 कैपेसिटर ये रहा, 2 से 3 माइक्रोफेरेड का होता है तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में रहकर। अब देखो सिर्फ ये ऐसा नहीं कि सीरीज वाइंडिंग के साथ कनेक्ट रहता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में रहकर मोटर के घूर्णन काल में भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में रहकर मोटर के घूर्णन काल, यानी कि जब तक मोटर घूमती रहेगी, मोटर के घूर्णन काल में भी मोटर के साथ जुड़ा रहता है, मोटर के साथ जुड़ा रहता है। तो देखो ये जो C1 कैपेसिटर है ये लगातार मेरी मोटर के साथ जुड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मोटर के साथ ये जुड़ा रहता है, ये चीज ध्यान रखें। दूसरी चीज देखेंगे, तीसरी चीज क्या है, C2 कैपेसिटर। अब जो मेरा C2 कैपेसिटर है, C2 कैपेसिटर मोटर के स्टार्टिंग में जुड़ा रहता है, मोटर के स्टार्टिंग में जुड़ा रहता है, साथ ही साथ मोटर को 70% स्पीड, एक बार जैसे ही मेरी मोटर की स्पीड 70% अचीव हुई उसके बाद ये सर्किट से हट जाएगा। तो मोटर को 70% स्पीड
दिलाने के बाद सिस्टम से हट जाता है। जैसे ही एक बार मुझे 70% स्पीड प्राप्त हो गई तो ये सिस्टम से हट जाएगा। राइटिंग आई नो मेरी बहुत ज्यादा बेकार है, आपको समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। हाँ तंजिल लेट हो गया, ठीक है, मैं क्या ऐसे शब्द के ऊपर राइटिंग लाइन नहीं खींचता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलें। बस इतनी सी चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर लगातार मोटर के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है, वो मात्र 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है, लेकिन जो दूसरा कैपेसिटर है जो मोटर को स्टार्टिंग, अब देखो परमानेंट कैपेसिटर मोटर में क्या हो रहा था, कैपेसिटर टॉर्क बहुत कम था, लेकिन अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पावर फैक्टर बढ़ा दिया, तो क्या मुझे यहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूव, साथ ही साथ मेरा टॉर्क बढ़ा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हमें अधिक प्राप्त होता है तथा मोटर भी उच्च पावर फैक्टर पर काम करती है। सर कैपेसिटर, कंडेंसर, संधारित्र सभी एक ही हैं कि इनकी वर्किंग अलग है? बिल्कुल, कैपेसिटर, कंडेंसर, संधारित्र, कैपेसिटर का हिंदी नाम होता है संधारित्र और कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है, ठीक है। जब कैपेसिटर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, बड़े कैपेसिटर होते हैं, उससे अपन कंडेंसर कहा जाता है। तो यहां एक और चीज क्या देखेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क तथा पावर फैक्टर उच्च प्राप्त होता है। तो यहां पे मेरी मोटर स्टार्टिंग टॉर्क क्या दे रही है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क दे रही है, क्या हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें देती है, ये चीज इस यहां ध्यान रखनी है। अब देखेंगे विशेषताएं क्या है कि इस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क से 3 गुना अधिक होता है। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ये देखो स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से 3 गुना अधिक है, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से 3 गुना अधिक प्राप्त होता है। अब जिससे क्या हुआ, रनिंग टॉर्क अधिक हो गया, ठीक है। अब ये मानो कि दोनों कैपेसिटर एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, भाई मेरे जो दो कैपेसिटर है वो दोनों एक साथ ही काम करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग हो चाहे रनिंग हो, दोनों समय पे ही मेरा पावर फैक्टर का मान उच्च रहता है और मोटर 25% अधिक लोड पर भी काम कर सकती है। तो एक चीज हमें यहां से क्या समझनी है, ये मोटर 25% अधिक लोड पर भी आराम से कार्य करेगी, ठीक है। अगर लोड को मैं 25% और अधिक बढ़ा दूं फिर भी ये मेरी मोटर आसानी से काम करेगी। सभी लोग लाइव में प्रेजेंट है ना, चलिए बस। तो ये चीज आपको समझिए कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर के बारे में। क्या सब लोगों को डाउट क्लियर है, एक बार कमेंट करके फटाफट से बता दो, ठीक है। अब हमें इसका क्या ड्रॉ करना है, अब हमें इसका कर्व ड्रॉ करना है। अब हमें इसका कर्व ड्रॉ करना है, तो अब सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इसका कर्व ड्रॉ किस प्रकार से किया जा सकता है या किस प्रकार से करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो तो स्टार्टिंग के समय में करंट का मान ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के समय ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, तो हमें लगभग 12 माइक्रोफेरेड 12.5 माइक्रोफेरेड हमें कैपेसिटेंस मिलेगा। तो यानी कि कैपेसिटेंस का मान तो हो गया ज्यादा, तो ये हो गया आपका IS कैपेसिटेंस। और रनिंग वाइंडिंग के समय तो कोई दिक्कत है नहीं, रनिंग वाइंडिंग में तो नॉर्मल क्या है मेरे पास में, नॉर्मली रनिंग वाइंडिंग के समय सिर्फ और सिर्फ मुझे इंडक्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि भाई जो पहले की तरह से ग्राफ बनाते थे सेम टू सेम इस तरह से IM करंट बनेगा। तो अब देखो IS और IM के बीच में क्या मुझे एग्जैक्टली 90 डिग्री प्राप्त हो गया, बिल्कुल। अब मेरी मोटर का तो अब एकदम 90 डिग्री प्राप्त होता है, तब मेरा टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। पिछले वाले डायग्राम में परमानेंट कैपेसिटर में 90 डिग्री प्राप्त नहीं हो रहा था, इस वजह से टॉर्क की वैल्यू कम प्राप्त होती थी। अब बस इन दोनों के बीच की वैल्यू बना दो और ये हो जाएगी आपकी करंट आई, ये मेन करंट हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी मेन करंट। तो अब बताइए क्या किसी को इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है? देखो यहां से लेके यहां तक की बात करूंगा तो ये φs हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक का फाई, और यहां से लेके यहां तक की बात करेंगे तो φm हो जाएगा फ्लक्स। क्या किसी को इस डायग्राम में किसी तरह की दिक्कत है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, बताइए वो कौन सी मोटर है जहां पर पैरेलल में दो कैपेसिटर प्रयोग होते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो अब देखो यहां पे जाके हमारा, और अच्छा
अब ये बता दो कि मुझे मानो कि इसको सीधे घूम रही थी, इस तरीके से घूम रही थी, अब मुझे इस तरीके से घुमाना है, तो क्या करेंगे बताओ, किसके कनेक्शन चेंज करूं कि मेरी मोटर उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगे? कमेंट करके बताओ फटाफट से सब लोग। जानना चाहता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ आई कि नहीं, कि अब अगर मुझे कैपेसिटर मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या करेंगे? अब मुझे सभी लोगों के कमेंट चाहिए, और यहाँ कमेंट यानी कि सभी लोग करेंगे। सर जी वर्कशॉप कैलकुलेशन ITI सेकेंडरी की क्लास भी होती है? पाखी जी वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंडरी की क्लास ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूं। आप जो प्रीवियस हमारी वीडियो है, जैसे कल वाली वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको WCS की क्लास मिल जाएगी। अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको मिल जाएगी WCS की, या फिर आप डायरेक्टली मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको WCS की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी WCS मैंने करवा दिया है, तो आप वहां जाइए और एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। फिर अगर कोई चैप्टर आपको लगता है जो मैंने नहीं कराया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग वो दोबारा पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना आपको? चलिए अब हम पढ़ेंगे शेडिंग पोल मेथड। ठीक है, शेडिंग पोल मेथड। अब शेडिंग पोल मेथड में एकमात्र मोटर आती है शेडेड पोल मोटर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ ऑपरेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक पोल होता है इसका, ये एक पोल है, इसके पोल में शेडिंग रिंग लगा दी जाती है और इसे फेज स्प्लिट कर दिया जाता है। अब देखो ये एक पोल था, तो मैंने क्या करा, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक शेडिंग रिंग लगा दी और इस एक पोल को मैंने दो फेज में विभक्त कर लिया। अब इससे मोटर में एक स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड हो जाएगा और मोटर को चालू कर देता है। तो शेडेड पोल मोटर में यही विधि प्रयोग की जाती है। तो अपन यहाँ क्या पढ़ेंगे, शेडेड पोल मोटर। तो आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए शेडिंग रिंग का प्रयोग किस मोटर में किया जाता है? तो शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा इसका डायग्राम टिपिकल है, तो पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसके बाद की बात करेंगे। जब तक मुझे किसी ने भी अभी एक चीज जो मैंने पूछी है वो कमेंट करके बताओ, देखो किसी का कमेंट आएगा। शेडेड पोल मोटर सर खिलौने बनाने में इस्तेमाल होती है? हाँ बिल्कुल, खिलौने बनाने में इस मोटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मैंने पूछा सब लोग वो कमेंट करके बताओ कि ये जो मोटर है, इससे पहले कैपेसिटर मोटर है, वहां पे अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं किस प्रकार से इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा, किस प्रकार से डायरेक्शन चेंज करूंगा? सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए, बाकी बातें तो हम उसके बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि डायरेक्शन चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं, बाकी बातें सब बाद में। मानो कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी, तो वो मुझे लिख के बताओ, तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि भाई जो चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने इसे क्या दे दी, सिंगल फेज सप्लाई। ये देखो इस तरह से कुछ मोटर रखी जाती है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी मैंने मोटर नहीं बनाई है। कैपेसिटर कनेक्शन इंटरचेंज करेंगे, शेडेड पोल मोटर नहीं, बिल्कुल किसी का भी आंसर नहीं आया यहाँ पे। देखो यही तो अवेयरनेस वाली चीज़ है दोस्तों, अगर अपन कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए। भाई मैंने आपको बताया कि जब तक कैपेसिटर, जब तक मेरी मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होगी
तो या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलो या फिर आप रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलो और आप अपनी मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो किसी भी एक चीज की डायरेक्शन चेंज करके। या तो कैपेसिटर के जो 2 वायर इस तरह से लगे थे उनको इस तरह से लगा दो या फिर रनिंग के वायर चेंज कर दो और आपकी मोटर के डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बस इतनी सी बात है जो हमें समझनी थी। अब देखिए, सबसे पहली चीज, शेडेड पोल मोटर को बहुत ही कम हॉर्स पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं, बहुत ही कम एचपी के लिए प्रयोग होती है। और ये ज़्यादातर कहाँ प्रयोग होती है? खिलौने बनाने में। तो यहाँ लिख लेते हैं, खिलौने वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी संरचना दिखाई गई है। यहाँ पे जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज टाइप का होता है। रोटर स्क्वायरल केज टाइप का होता है। अभी तक हम जितनी भी मोटर में रोटर पढ़ा है वो सब जगह स्क्वायरल केज टाइप का होता है। लेकिन यहाँ स्टेटर में प्रत्येक पोल को 2 भागों में, देखो ये स्टेटर है, इसके प्रत्येक पोल को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसमें से एक भाग तो बड़ा भाग होता है और दूसरा भाग छोटा भाग होता है। ठीक है, दूसरा छोटा भाग होता है। तो बड़े भाग को सेलिएंट पोल, अब इसे यहां थोड़ा सा अपन लोग बना लेते हैं। अब ये जो बड़ा भाग है ना, ये वाला बड़ा भाग, इस बड़े भाग को हम कहते हैं सेलिएंट पोल। और ये जो छोटा भाग है, इस छोटे भाग को क्या कहा जाता है? शेडेड पोल। तो बड़े भाग को सेलिएंट पोल तथा छोटे भाग को शेडेड पोल कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। बड़ा भाग कितना होता है? टोटल का 2/3 हिस्सा, और ये होता है मात्र 1/3 हिस्सा। तो बड़े भाग को शेडेड पोल और छोटे भाग को सेलिएंट पोल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ग्राइंडर में यूज होता है क्या? सर भाई ग्राइंडर के लिए अलग आता है, ग्राइंडर के लिए यूनिवर्सल मोटर आता है, अभी पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये बात देखो जो मैंने समझाई है कि शेडेड पोल मोटर में बड़े भाग को सेलिएंट पोल और छोटे भाग को शेडेड पोल कहते हैं। इतनी सी चीज आप लोग ध्यान रखो। अब मेन वाइंडिंग सेलिएंट पोल पर स्थापित की जाती है। जो देखो ये मेन वाइंडिंग है सिंगल फेज की, ये देखो ये सेलिएंट पोल पे, सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल पे। और शेडेड पोल के ऊपर एक शॉर्ट सर्किट तांबे की रिंग, तांबे का तार होता है। तो देखो ये रहा एक तांबे का तार। तो शेडेड पोल में शॉर्ट सर्किट रिंग, शेडेड पोल पर मोटे तांबे के तार की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग। तो यहां पे लिख लेते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, शेडेड पोल पर एक तांबे की पत्ती, शेडेड पोल पर एक तांबे की पत्ती स्थापित की जाती है। शेडेड पोल पर एक तांबे की पत्ती स्थापित की जाती है। ये चीज आप समझे कि भाई शेडेड पोल मोटर है तो इसके साथ क्या किया जाता है? इसके ऊपर एक तांबे की पत्ती स्थापित की जाती है। और कोई भाई बाकी ये देखो, जैसे अनिल जी सवाल पूछते तो आप लोग ना तो कोई सवाल पूछते हो ना ही सवालों का जवाब देते हो। ठीक है, ना तो आप लोग सवाल पूछते हो ना ही किसी तरह के सवालों का जवाब देते हो। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, जब तक आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब तक आप लोगों के दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन नहीं आएंगे तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है चीज़ें अच्छे से समझ आने के लिए। तो चीज़ें समझ अच्छे से आए, दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन लाओ कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये करा तो क्यों करा, ये ही क्यों करा, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन दिमाग में लेके आओ। तो यहाँ शेडेड पोल मोटर पर एक तांबे की पत्ती बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, शेडेड पोल मोटर पर एक तांबे की पत्ती को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। और देखो इन चारों के बीच में जो शेडेड पोल है, इन चारों में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। अब ये काम कैसे करेगी? जब अपन स्टेटर के ऊपर सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। अब फैराडे के नियम के अनुसार जब ये अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, देखो अब इस वाइंडिंग में तो भाई ये पास में रोटर की एक स्टेटर की एक और वाइंडिंग है, तो इसके अंदर भी देखो आयरन पीस कोर है और उसके ऊपर तांबे की शॉर्ट सर्किट रिंग है, तो इसके अंदर भी अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो शेडेड पोल, सेलिएंट पोल तथा शेडेड पोल के चुंबकीय क्षेत्र के रिएक्शन के कारण इसमें एक बल उत्पन्न होगा जो कि टॉर्क कहलाएगा, और वही टॉर्क मोटर को घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? देखो अब ये जो है ना मैग्नेटिक एक्सिस, ये सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की तरफ खिसकती है इन दोनों के आपस में फ्लक्स परिवर्तन के कारण। और चुंबकीय अक्ष का मैग्नेटिक एक्सिस का खिसकना वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करता है जैसा कि पॉलीफेज मोटर में स्टेटर उत्पन्न करता है। और इस प्रकार मेरी मोटर सेलिएंट पोल से, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डायग्राम बनाते वक्त आप क्या करोगे? रोटर यहां बना, शेडेड पोल यहां बना दोगे, सेलिएंट पोल यहां बना दोगे, जबकि ऐसा नहीं है। पहले सेलिएंट पोल आएगा, उसके बाद शेडेड पोल आएगा। तो देखो मेरी मोटर सेलिएंट से शेडेड की तरफ, सेलिएंट शेडेड, सेलिएंट शेडेड, सेलिएंट शेडेड, हमेशा सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की तरफ मेरी मोटर जाती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, हमेशा मेरी मोटर सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की तरफ जाती है।
ठीक है। अगली चीज देखेंगे, अगली चीज क्या लिखी है, ये मोटर, ये जो हमारी मोटर है 3 वाट से 125 वाट तक बनाई जाती है, 3 वाट से 125 वाट तक बनाई जाती है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई 3 वाट, और 3 वाट के बाद 3 वाट से लेके 25 वाट तक इन मोटरों को डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है। लेकिन इनकी दक्षता बहुत कम होती है, दक्षता बहुत कम होती है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो हम लोग मोटर बना रहे हैं इनकी दक्षता बहुत ज्यादा कम रहती है, इनकी दक्षता बहुत ज्यादा कम रहती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है इसकी डायरेक्शन चेंज। तो अब बताओ कि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इस मोटर में डायरेक्शन चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या मैं अपनी इस मोटर की, गुड मॉर्निंग शेर सिंह प्रजापत जी, गुड मॉर्निंग। विमल खटीक गुड मॉर्निंग, शेर सिंह जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, जो जो दोस्त चैनल पर आ चुके हैं तो वो वीडियो को लाइक भी करते चलें। और आज तो देखो भैया हद कर दी कि 3 लोग डिसलाइक करने वाले कौन है। जो 3 लोग, 3 महानुभाव है जिन लोगों ने वीडियो को डिसलाइक करा है, तो उनको मेरा सादर नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं आपका कि इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद आप लोग डिसलाइक करते हो। तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं है कि ठीक है 15 से 20 बच्चे मात्र आते हैं और उसमें भी आपको डिसलाइक ठोकना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा शेम फील करो कि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए डेली लगाई जाती है क्लासें। यहाँ तो ऐसा नहीं कि भाई 1000-2000 बच्चे भी नहीं आ रहे, ठीक है, 100 बच्चे भी नहीं आ रहे, 100 के 50 बच्चे नहीं आ रहे कि भाई सर बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे, कोई इनकम नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे एफर्ट मारे जा रहे हैं। और आप उस बीच में भी क्या करते हैं कि वीडियो को डिसलाइक करते हैं। सो दैट इज नॉट वर्थ, कि अच्छा नहीं लगता कि आप लोग ऐसे आते हैं वीडियो को डिसलाइक करते हैं। तो देखता हूँ कि यार 15 तो लाइक हैं और मात्र 3 डिसलाइक हैं। सिर्फ 18 से 20 लोग आए मतलब, और उसमें 3 लोग, 2 लोग आए डिसलाइक ठोक के चले गए। तो अब देखो इस चीज को थोड़ा सा सुधारो अपने अंदर। अब देखिए इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता, डायरेक्शन चेंज की बात करें तो नहीं किया जा सकता। शेडेड पोल मोटर में डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है कैसे। यहां देखो जब सिंगल शेडेड पोल होगा नहीं होगा, तो देखेंगे डायरेक्शन चेंज करने के लिए, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए डबल शेडेड पोल या दोहरी सेलिएंट वाइंडिंग। देखो अब अगर आप करना चाहते हो क्या कि आप चाहते हो कि भाई मेरी मोटर की डायरेक्शन बदले, तो ये यहां पे देखो, ये जो मेरी शेडेड पोल था, या तो यहां पे डबल शेडेड पोल कर दो, सॉरी इस शेडेड पोल को या तो आप डबल करो, ठीक है, या तो शेडेड पोल को डबल करो। अगर आप शेडेड पोल को डबल नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, शेडेड पोल को डबल कर दोगे, या फिर आप जो वाइंडिंग लगा रहे हो इस वाइंडिंग को डबल कर दो, तभी आप शेडेड पोल मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो शेडेड पोल मोटर की डायरेक्शन चेंज किस प्रकार से की जाती है? सर कब तक पढ़ाओगे? शेर सिंह जी 10 बजे से 11 बजे तक हमारी क्लास चलती है, और आप अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं 12 बजे तक भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रोज डेली 1 घंटा मेरी क्लास चलती है। अच्छा, दूसरी बात, इन मोटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि शेडेड पोल मोटर खिलौनों में प्रयोग की जाती है। ध्यान रखेंगे, शेडेड पोल मोटर का यूज खिलौनों में किया जाता है। ठीक है, जितने भी टॉयस आते हैं ना आपके मोटर वाले, उन सभी जगह पे शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक तो डायग्राम हो गए। अब आगे जितनी भी मोटर है उनके डायग्राम बनाने में अपन बहुत ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड डायग्राम होते हैं और वहाँ पे आपके डायग्राम तो पूछे जाएंगे नहीं, तो हमें सिर्फ जो काम की बात है वही पढ़ेंगे। अब कल किसी ने मुझसे पूछा था कि मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर होती है, या फिर यूनिवर्सल मोटर कहाँ होती है, एसी डीसी में कैसे काम करती है, ये चीज़ आप लोगों ने मुझसे पूछी थी। तो इसी का जवाब देते हुए मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ यूनिवर्सल मोटर लेके। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को हिंदी में कहते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, सार्वभौमिक मोटर।
अब आप लोगों की मर्जी था कि आप लोग हिंदी वाला नाम याद करते हो या फिर इंग्लिश वाला नाम याद करते हो, लेकिन नाम मैं बता देता हूँ कि इस मोटर का नाम होता है सार्वभौमिक मोटर। क्या सभी लोगों को क्लियर है सार्वभौमिक मोटर? अच्छा, अब फटाफट से सब लोग मिक्सर में, हाँ बिल्कुल मिक्सर में, वेरी गुड। अभी जो जो बच्चा प्रेजेंट है फटाफट से मेरे को एक बार कमेंट कर देगा। कोई भी कमेंट करो आप फटाफट से, अगर आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो तो। पहले देख लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए 17 बच्चों का थंब इंप्रेशन है, लेकिन बात करें तो सिर्फ 6 से 7 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो पता तो पड़े कौन बच्चा लगातार रहता है क्लास में और कौन नहीं रहता है। चले, पंकज, पवन टाक और पायल, यानी कि पीपी नाम के 3 लोग तो प्रेजेंट है। पंकज, पवन टाक और पायल, पी नाम वाले अल्फाबेट वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं जो कि डेली आते हैं और लगातार क्लास में बने रहते हैं। अनिल जी, सर खिलौने में डीसी सप्लाई वाली बैटरी होती है? बिल्कुल, खिलौनों में डीसी सप्लाई वाली बैटरी भी होती है, कोई मना नहीं कर रहे। बस तो फिर वहां पे क्या लगाना पड़ेगा आप बताइए, आप खुद सोच के देखो। चलो मैं पंकज और पवन से पूछता हूँ या पायल जी से कि डीसी सप्लाई अपन लोग दे रहे हैं और मोटर है मेरी यूनिवर्सल मोटर, सॉरी मोटर है शेडेड पोल मोटर, तो वहां पे हम लोग ऐसी क्या चीज लगाएं कि वो एसी को, डीसी को एसी में परिवर्तित करके मोटर को दे? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि डीसी को एसी में परिवर्तित करके मेरी मोटर देगी? तो वो ऐसी कौन सी चीज लगाई जाए? पंकज को पता है क्या? एक चीज है जिसका नाम स्टार्ट होता है सी से। सी से एक चीज स्टार्ट होती है जो अपन लगा के डीसी को एसी में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता तो चलिए कुछ बातें हैं जो यूनिवर्सल मोटर के बारे में हमें पढ़नी है। देखिए, सबसे पहली, ये एसी व डीसी दोनों पर, यह है एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर, एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर समान गति से कार्य करती है। एसी व डीसी दोनों सप्लाई के ऊपर ये समान गति से कार्य करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल समान गति से कार्य करती है चाहे दोनों। सर शेडेड पोल मोटर डीसी मोटर यूज होती होगी? भाई शेडेड पोल डीसी मोटर कैसे हो जाएगी? आप कम्यूटेटर लगा के डीसी सप्लाई चेंज कर सकते हो, आप कम्यूटेटर लगा के एसी सप्लाई को, सॉरी डीसी सप्लाई को एसी में या एसी को डीसी में चेंज कर सकते हो। ऐसा ही कुछ वहां पे भी लगाया जाता होगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखो ये एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर समान गति से कार्य करती है। बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो इसकी संरचना, यही पॉइंट है जो एग्जाम आएंगे ना, वो टू द पॉइंट लिखा रहा हूं। इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, ठीक है। इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, लेकिन यहां मैंने लिखा दिया ये एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर समान गति से कार्य करती है। तीसरी चीज, इसका स्टार्टिंग टॉर्क, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत बहुत उच्च यानी कि हाई होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा उच्च यानी कि हाई, तो ये मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए काम में ली जाती है। क्या हुआ? कन्वर्टर नहीं, कम्यूटेटर, ठीक है। चौथी चीज, इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बात करें इसकी गति की तो लगभग 14,000 से 15,000 आरपीएम, जो कि बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल मोटरों की 3,000 से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये वो मोटर है जिसकी गति 14,000 से 15,000 आरपीएम तक होती है। तो इसी वजह से इस मोटर की खासियत है, ठीक है। अब देखिए कि यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, इसे एसी सीरीज मोटर। मार्कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कमेंट करके बताओ मार्कर दिख रहा है या नहीं दिख रहा आप लोगों को, या मार्कर को दवाई पिलाई जाए।
क्या मैं भी रेक्टिफायर, क्या क्या कह रहा है भाई अंकित, क्या कह रहा है? हम्म, हल्का हल्का दिख रहा है, अच्छा हल्का हल्का दिख रहा है ना, हाँ वही मैं भी देख रहा था, तुम बोलते नहीं हो यार, एक तो पता नहीं क्यों बोलते नहीं हो। यो जो हमारी है यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। तो देखो कि यूनिवर्सल मोटर जो है आपकी, उसे एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। अब देखो कि डीसी सीरीज मोटर कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है। तो डीसी सीरीज मोटर को एसी से चलाने के लिए उसमें क्या क्या सुधार करेंगे? सबसे पहले जो फील्ड और आर्मेचर कोर को है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाएगा ताकि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस ना हो। पहली चीज, आर्मेचर वाइंडिंग में लपेटों की संख्या बढ़ाई जानी आवश्यक है जिससे मोटर में पावर फैक्टर और टॉर्क, तो जो आर्मेचर जो घूमने वाला है वहां पे अपन लोग क्या करेंगे, टर्न्स की संख्या बढ़ा देंगे। आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग फील्ड में स्थापित करेंगे, जिससे कि अब देखो आर्मेचर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करने से क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करेंगे। फिर कम्यूटेटर पर उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं और इससे कम्यूटेटर पर होने वाली स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। तो कार्बन प्रतिरोध हाई होना चाहिए। अब कम्यूटेटर की बात आ गई। अब कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी व डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहां लिख देता हूं मैं कम्यूटेटर, जिसे हिंदी में कहा जाता है दिक् परिवर्तक। ये एसी को तो डीसी में चेंज करता है और डीसी को एसी में भी चेंज करता है, ठीक है, डीसी को एसी में चेंज करता है। तो ध्यान रखेंगे कम्यूटेटर एसी को डीसी व डीसी को एसी में चेंज करता है। और जो भी दोस्त नया आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करिए तो पहले वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। इंटरपोल वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में। अब इंटरपोल वाइंडिंग क्यों की जाती है, कोई बता सकता है? कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग की जाती है। और आर्मेचर तथा फील्ड के बीच एयर गैप को यथासंभव। भारत पाटीदार जी, गुड मॉर्निंग भारत जी, काफी लेट हो गए आप क्लास के लिए, अभी 47 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखेंगे छठा पॉइंट, यूनिवर्सल मोटर की गति लोड के व्युत क्रमानुपाती होती है। व्युत क्रमानुपाती। अब व्युत क्रमानुपाती क्या होता है, इनवर्स, ठीक है, लोड के व्युत क्रमानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा मोटर की गति कम होगी, और जैसे जैसे लोड कम होगा, भाई जब लोड जीरो होगा तब तो मोटर की गति बहुत ज्यादा होगी, और जब लोड कम होगा तब, सॉरी, जब लोड कम होगा तो ज्यादा, और जब लोड ज्यादा होगा तो मोटर की गति धीरे 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 कम होती जाती है, ठीक है। अब देखिए इसे कभी भी एक चीज ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल मोटर को कभी भी विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करते हैं। इस मोटर को विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करते। क्यों स्टार्ट नहीं करते? क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन किसकी तरह है, डीसी सीरीज मोटर की तरह। तो और डीसी सीरीज मोटर के बारे में एक बात पता है कि इसे विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करते, फिर स्टार्टिंग करंट का मान इतना ज्यादा हो जाएगा, मोटर चल जाएगी, प्लस स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको पहले ही पता है कि भाई इसकी स्पीड 14,000 से 15,000 आरपीएम है, और आप विदाउट लोड चला रहे हो तो इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी यूनिवर्सल मोटर को विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करते हैं। अनिल जी का कमेंट आया है कि सर कम्यूटेटर तो एसी टू डीसी चेंज करता है, आपने पूछा तो डीसी को एसी में चेंज करने के लिए इसका यूज होता है, तो इसका आंसर इन्वर्टर, अल्टरनेटर, कन्वेयर, रोटरी बस्टर ही होगा ना। तो देखिए वहां पे जो शेडेड पोल मोटर है वहां पे क्या लगा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक चीज ध्यान देखिए, कम्यूटेटर क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। ये ना एसी डीसी नहीं फर्क पड़ता कि सिर्फ एसी को डीसी में या डीसी को एसी में, ये करंट की डायरेक्शन को बदल देता है। अगर वो एसी होगी तो उसे डीसी में बदल देगा, और डीसी होगी तो उसे एसी में बदलने का काम करता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, कम्यूटेटर अपन ने सिर्फ क्या डीसी मोटर या जनरेटर में पढ़ते थे, क्योंकि वहां पैदा एसी हो रही है लेकिन चाहिए मुझे डीसी, तो मैं क्या करता था, कम्यूटेटर लगाता था। अच्छा आप एक बात बताओ, डीसी मोटर है आपके पास में,
वर्कशॉप में आपने डीसी देखा होगा, तो क्या किसी तरह से आपके वर्कशॉप में डीसी सप्लाई आ रही होती है? नहीं आ रही होती। तो वहां क्या करते हैं हम लोग, जो एसी सप्लाई जब डीसी मोटर को देंगे तो वो डीसी की तरह ही चलेगी, यानी कि वहां कम्यूटेटर लगा रहता है आर्मेचर के ऊपर, और वो आर्मेचर के ऊपर लगा कम्यूटेटर जो एसी सप्लाई आ रही है पहले उस एसी को डीसी में चेंज करता है और फिर मोटर के अंदर देता है। तो कम्यूटेटर एसी को डीसी व डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इंटरपोल स्पार्किंग को कम करने के लिए। देखिए इंटरपोल कम्यूटेटर पे होने वाली स्पार्किंग जो ब्रश की वजह से होती है उसको कम करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। यूनिवर्सल मोटर के बारे में मैंने आपको जो जो बताया आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी दिशा परिवर्तन कैसे करेंगे, तो इसके अंदर होता है स्टेटर व आर्मेचर, ठीक है। तो इसके अंदर दिशा परिवर्तन स्टेटर या फिर आर्मेचर की दिशा बदलकर, दिशा परिवर्तन स्टेटर आर्मेचर की दिशा बदलकर किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका दिशा परिवर्तन किया जाता है। अब इसमें एक रोटेशन स्पीड कंट्रोल भी लगा सकते हैं जो कि इसकी गति को कम कर सकता है, लेकिन वो अपने ऊपर है कि हमें लगाना है या नहीं लगाना है। फिर यूनिवर्सल मोटर की ब्रेकिंग, तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग अलग अलग प्रकार के औजारों में किया जाता है, पर इनपुट पावर को हटाने के ठीक बाद में मोटर की लीड्स को आपस में, अब देखो ये मोटर 14,000 आरपीएम में घूम रही है, तो जैसे ही बटन बंद करोगे क्या ये तुरंत रुक जाएगी? कभी भी नहीं रुकेगी। तो मोटर को तुरंत रोकने के लिए इसकी जो लीड्स है, मोटर की लीड्स को आपस में शॉर्ट सर्किट कराने से मोटर बहुत तीव्रता से, जो इसकी दो लीड्स होती हैं उन्हें अगर आप आपस में शॉर्ट सर्किट करा दोगे तो ये मेरी मोटर एकदम तेजी से बंद हो जाएगी। हाँ, टॉर्क बहुत ज्यादा होता है इसका। तो ज्यादातर लोग हस्त औजारों में, जो हाथ से चलाने वाले औजार है जिनके अंदर यूनिवर्सल मोटर होती है, वहां पे किस चीज का प्रयोग करते हैं? जो शॉर्ट सर्किट मेथड का, ताकि मेरी मोटर तुरंत बंद हो सके। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर में दोष बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अल्ट फॉल्ट, कार्बन ब्रश का घिसना, बेयरिंग का सूखना इत्यादि दोष उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी यूनिवर्सल मोटर के अंदर। अब एक पीडीएफ है जो कि मैं आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की प्रोवाइड करा चुका हूं, तो वहां पे अलग से यूनिवर्सल मोटर के फॉल्ट के बारे में बताया गया है, तो आप वहां जाएं और उसके फॉल्ट वगैरह के बारे में ध्यान से देखें। ठीक है, इसके बाद हमें रिपल्शन मोटर पढ़ना है, और अभी मान के चलिए अपने को हो सकता है कि 2 दिन और लग जाए। ठीक है, हो सकता है 2 दिन और लग जाएं, कोई इतना ज्यादा कंफर्म नहीं है, बट 2 दिन लग जाएंगे तो कोई बात नहीं। अभी हमारा दूसरी क्लास है, बहुत जल्दी ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। अच्छा, आप देखो जब मैंने पीडीएफ से इस चैप्टर को पढ़ाया था तो मात्र 1 घंटा 25 मिनट में ये चैप्टर हो गया था, मात्र 1 घंटा 25 मिनट में मैंने ये चैप्टर करा दिया था। लेकिन आज जब बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ तो कल 1 घंटा, आज 1 घंटा, अभी भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है 2 घंटे में। कल भी 1 घंटा लगेगा और परसों लगभग आधा घंटा, तो लगभग 3.5 घंटे बोर्ड पे पढ़ाने में लग गए। तो आप देखो कि कितनी आपके लिए मेहनत की जा रही है, लेकिन आप लोग उस मेहनत को अप्रिशिएबल नहीं करते हो। हाँ भाई पंकज, कल क्लास लेने में तकलीफ होगी आपको, लेकिन देखिए अभी भी वही है कि 90% तो क्लास होगी, क्योंकि देखिए आज संडे है तो हेयर कटिंग कराने नहीं जा सका। फिर मैंने कि अगर जा ही नहीं रहे तो आज क्लास लेते हैं। आप मंडे को अगर सैलून खोलते हैं तो जाएंगे, हेयर कटिंग कराएंगे, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कल क्लास होगी नहीं होगी। जो भी होगा आपको ग्रुप पे सूचित कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, या फिर यूट्यूब पे भी मैं देखिए क्लास नहीं होती तो मैं 15-20 मिनट पहले जरूर अपडेट कर देता हूँ। मेरे कम्युनिटी टैब पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। लेकिन अगर क्लास होगी तो होगी। आप तो 10 बजे आगे देख लेना, 10 बजे से लेकर 10:05 तक अगर क्लास स्टार्ट हो जाती है तो क्लास होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हाँ भाई पंकज, कल कहा तो था, लेकिन अब देखते हैं कि यार मैं ये चाहता हूँ, पता है मैं क्या चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जुलाई में आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं ये तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जुलाई से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ टेक इलेक्ट्रीशियन इसका। और जहां तक मुझे लगता है कि आज देखिए 5 से 6 जुलाई हो चुकी है, अगर अपन इसी तरह से चलते रहे और पढ़ते रहे तो डेफिनेटली अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि लास्ट के दिनों में क्लास को थोड़ा सा 1-2 घंटे, मतलब 1 से ज़्यादा खींचना पड़े तो वो भी करेंगे, बट आप लोग ऐसे ही डेली आते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, और इसके अलावा बाकी क्लास भी अटेंड करिए। ऐसा नहीं है, अगर आपके कॉलेज वाले भी कोई क्लास लेते हैं ETWSS की, वो भी अटेंड करो। दूसरी चीज, अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग WCS की क्लास भी, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास अटेंड करना चाहते हो तो अपना ही चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में वहां पे जाके अटेंड कर सकते हैं।
ईडी के भी कुछ टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं और सभी लोग ईडी पढ़ना चाहते हो तो बस अभी तक आपको बोल रहा हूँ कि अभी तक 50 स्टूडेंट नहीं हुए, जिस दिन 50 स्टूडेंट हो जाएंगे आपको ईडी वाला भी अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाइए, वहां पे आपको छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे, उन टॉपिक्स को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और वहां पे भी कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, अब कल सेम टाइम पे 10 बजे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।